तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की श्रृंखला कंटिन्यू आपको चल रही प्रीवियस क्वेश्चनों को लेकर, और ये एक बहुत ही एक बेहतर पहल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा साबित कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, तो आज हमारा क्या होगा, भौतिक भूगोल का जो कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट होगा, उसको देखेंगे जो 2013-24 के बीच में सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, भाई स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा की एक विशेषता नहीं है। कह रहा मृदा की विशेषता नहीं है, यह अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित है, यह खनिजों से निर्मित है, यह पृथ्वी की सतह से ढकी है, यह दानेदार पदार्थ से निर्मित एक पतली परत है। बिकॉज विशेषता नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, तो मेरे अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई मृदा की विशेषता तो ये सभी होती हैं। क्या होती हैं? ये सभी होती हैं। यह कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है, यह खनिजों से निर्मित है, यह पृथ्वी की सतह को ढकती है। ये बात सही है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है आपका वह, लेकिन अगर जो आयोग की तरफ से देखेंगे तो वहां पे आप मिलेगा कि यह क्या है, अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। ये विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है ना, ये आयोग की हम बात करते हैं, लेकिन वैसे तो मुझे सही लग रहा है सभी। तो आप आयोग के साथ जाना ज्यादा उचित समझिए, उन्होंने ये सही माना आंसर। तो डैश डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक, ठीक है ना, यानी कि 12 किलोमीटर हो गया लगभग, ये हो गया ना, मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जो इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये देखो आपकी क्या होती है ना, आपकी जो जेट धाराएं होती हैं यही चलती हैं कहाँ पर, क्षोभ मंडल में चलती हैं। और इनकी जो जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है गर्मियों में कम होती है 110, और जबकि सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं। तो ये जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं, ये जेट हवाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, ऊपरी सतह में। इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार नहीं है, कह रहा है कौन सा नहीं है, अच्छा सॉरी है भाई। इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है, ये पूछ रहा है। तो है तो फिर कौन है, तो ये लगाओ पी है नहीं, क्योंकि भूकंपी तरंगे ये 3 प्रकार की होती ही हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम क्या है, पी तरंग, ठीक है। फिर होता है आपका क्या, एक एस तरंग, और एक होता है आपका एल तरंग, एक होगा एल तरंग। इसे बोलते हैं प्राइमरी तरंगे, कहते हैं। ये कहते हैं सेकेंडरी, इसे कहते हैं लव वेव्स, ठीक है ना, लव वेव्स। तो आप देखो जो प्राइमरी तरंगे हैं, ये देखिएगा सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करता हूँ, देखो भैया ये जो एल वेव्स हैं ये क्या होती हैं, ये होती है भाई सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, ठीक है ना। और इनकी कह सकते हैं खतरनाक क्योंकि इनकी तीव्रता ज्यादा होती है, जबकि इनकी स्पीड की बात करें तो प्राइमरी की क्या होती है, जो कह सकते हैं वेग है, ये क्या है, इसका सर्वाधिक है, इसका वेग क्या है, सर्वाधिक है। तो ये सबसे वेग इसका है, फिर ये सेकंड वेग, ये थर्ड। ऐसा समझिएगा, जब इन तरंगों के चलने की बात आएगी तो इनकी जो वेग होती है, जो स्पीड होती है, वो सबसे अधिक किसकी होती है, प्राइमरी की होती है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर अगर किसी भी एरिया में भूकंप की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी, पी वाली, फिर कौन सी, सेकंड वाली यानी सेकेंडरी, फिर कौन सी, एल वाली। लेकिन जो तीव्रता होती है, जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, तो तीव्रता सबसे अधिक किसकी होती है, तो तीव्रता सबसे अधिक एल वेव्स की होती है, फिर एस वेव की, फिर पी। तो ये क्या है, इनका क्रम है घटता हुआ, ठीक है ना, ये वेगों का क्या है, घटता क्रम है, ठीक है, वेगों क्या है, घटता क्रम, ठीक है। तो वेग का घटता क्रम है, और तीव्रता की बात करेंगे तो ये नीचे से बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है, नीचे से बढ़ता हुआ क्रम होगा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश डैश मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर जो सूक्ष्म कण, जो माइक्रोस, जो कह सकते हैं जो माइक्रोस चीजें होती हैं, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, देखिए, मृणमय मृदा। क्या बोलते हैं, मृणमय मृदा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 दिसंबर को। क्या मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं, क्या, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, ठीक है। जैसे आज क्या है, 22 दिसंबर है ना, आज क्या है, 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर को वैसे हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं। और 22 दिसंबर को आपने सुना भी होगा
एक घटना घटती है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। यानी आज 22 दिसंबर है तो आज का जो दिन का ड्यूरेशन होगा वो लगभग 10 घंटे से भी क्या होगा, कम होगा। जबकि जो रातें होंगी उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे लंबी होंगी, लगभग 12 घंटे की भी रात हो सकती है। तो हमने पढ़ा कि 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर का मतलब ये है मकर संक्रांति, जो बोलते हैं ना कि मकर संक्रांति है नहीं, मकर संक्रांति की बात करते हैं तो ये आपको 22 दिसंबर को ही होता है, ठीक है ना। मतलब भूगोल के हिसाब से वैसे तो आप मकर संक्रांति जनवरी में मनाते हो, लेकिन इस समय क्या होगा कि आज जो आप 22 दिसंबर है ना, तो आज 22 दिसंबर को क्या होगा कि मकर रेखा पर जितने भी देश होंगे, मकर रेखा पर जितने भी देश होंगे, तो मकर रेखा पर आज क्या होगा कि सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत पड़ रही होंगी। लंबवत पड़ने का मतलब है कि मकर रेखा पे जितने भी देश होंगे, यानी कि साउथ हेमिस्फेयर में यानी दक्षिण गोलार्ध में, वहां पे जो दिन की अवधि होगी वो बहुत लंबी होगी और रात की अवधि छोटी होगी। लेकिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन जो होगा वो सबसे छोटा होगा और रातें सबसे बड़ी होंगी आज के दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये इतना ये डाटा को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह, सौर मंडल का बाह्य ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शनि। तो ये शनि है। कौन सा है, ये है शनि। कौन सा है, शनि। क्योंकि आंतरिक ग्रह कौन सा है, देखो आंतरिक ग्रहों की बात करते हैं, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। जो सूर्य के पड़ोस वाले हैं, जो सूर्य के पड़ोस वाले हैं, जैसे देखिए बुध, जैसे शुक्र, जैसे मंगल, या मैं एक करूं जैसे पृथ्वी, और फिर कौन सा है, मंगल। ठीक है, ये क्या आपके आंतरिक ग्रह हैं। फिर आप देखो बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, तो पहला कौन सा है, पहले देखो बृहस्पति, बृहस्पति। फिर कौन सा आपको देखेंगे तो मिलेगा आपको अरुण, फिर मिलेगा कौन सा, वरुण, और फिर कौन सा मिलेगा, शनि। तो सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है, शनि। सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा है, बुध। कौन सा है, बुध। ठीक है ना, कौन सा है, बुध। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या अटलांटिक महासागर। देखो एस आकार का तो ये है अटलांटिक महासागर, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है नहीं। तो जबकि जो हिंद महासागर है ये कैसा है, तो ये है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है ना, कैसा है, त्रिभुजाकार। अटलांटिक महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अंध महासागर कहते हैं इसको। और क्या, ये ध्यान रखिएगा, सबसे व्यस्त ये क्या है, महासागर। सबसे व्यस्त ये क्या है, महासागर। अटलांटिक महासागर में ही, अटलांटिक महासागर में ही आप देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, सारगैसो सागर मिलेगा। ठीक है ना। फिर इसी में आपको क्या मिलेगा, बरमुडा ट्रायंगल मिलेगा, या त्रिभुज ट्रायंगल। क्या मिलेगा आपको, ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, बरमुडा त्रिभुज, ये सिम मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है ना। प्रशांत महासागर क्या है, ये फर्स्ट, ये क्या, फर्स्ट सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड कौन सा है, सेकंड ये है। ठीक है, थर्ड कौन सा है, हिंद महासागर जो आपका ये थर्ड है। ठीक है, आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा और 5वें नंबर का है, सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो चौथा कौन सा है, दक्षिणी महासागर, वो चौथा है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार समांतर चौड़ा होता है और यह डैश डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो ये तो देखो फिर आ गया वही सवाल, तो शीर्ष की ओर क्या होता है, संकीर्ण होता है नहीं, शीर्ष की ओर क्या होगा, संकीर्ण होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगता है, 10 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट। तो लगभग की बात किया ना, तो लगभग में तो फिर क्या हो जाएगा, 8 मिनट ही हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्ट की बात करते हैं तो ये क्या है आपका 8 मिनट
वह लगभग 20 सेकंड आता है। या तो पूरा सेकंड कर लो, तो 8 छंग 48, 20 50, या कह सकते हैं या 500 सेकंड, या 500 सेकंड कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 500 सेकंड कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि चंद्रमा से, ध्यान रखो, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है समय। क्योंकि दूरी भी तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, दूरी तो 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो दूरी क्या है, तो प्रकाश आने में भी कम समय लगेगा, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो फिर प्रकाश आने में भी समय लगेगा, है नहीं, प्रकाश आने में भी समय लगेगा, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकंड आपको ये बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के बारे में 2-3 चीजें आप ध्यान रखो। चंद्रमा चंद्रमा पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो है ये पृथ्वी का क्या है, 1/6, ठीक है। चंद्रमा पे आपको मिलेगा शांति सागर। शांति सागर कहाँ मिलेगा, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें इन पे थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है। अगर प्राकृतिक भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो ये पृथ्वी के किस में होता है, स्थल मंडल में, आंतरिक कोर में, मध्य मंडल में, दुर्बलता मंडल में, नहीं, ये क्या होता है आपका स्थल मंडल में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, स्थल मंडल होता है। स्थल मतलब जो आपका भूपर्पट्टी होता है, क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल कहने का मतलब ये, देखो पृथ्वी की एक काट करो, ऐसे ऐसे कट करो, ऐसे निकालो, कट करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको अंदर 3 लेयरें मिलेंगी, ये इस तरीके से, भाई इस तरीके से। तो ये ऊपर का जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या, भूपर्पट्टी, ठीक है, या इसे कह लो इंग्लिश में क्रस्ट कह लेते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला जो होगा ये मेटल होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कोर होगा, या क्रोड कह लो, ये 3 भागे होती हैं, ठीक है ना। तो भूपर्पट्टी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका स्थल मंडल होगा, ठीक है ना। और इनको अगर जो हम लोग रासायनिक रूप से देखें, तो ये जो भूपर्पट्टी जो बना होता है, ये बनता है सियाल से बना होता है। सियाल, सियाल का मतलब होता है सिलिकन और एल्युमिनियम, ठीक है। ये बना होगा आपका सीमा से, किससे बना होगा, सीमा से, ठीक है ना। सीमा से मतलब हो गया कि सिलिकन और मैग्नीशियम, ठीक है ना, क्या हो गया, मैग्नीशियम। और ये जो बना होता है, ये बना होता है आपका निफे से, किससे, निफे, निफे वाला हुआ निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, ठीक है। तो ये हो गया ना, ठीक है, आप समझ गए। तो ये किसके, तो भूपर्पट्टी किसका बना होता है, सियाल का हो गया कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेटल किसका बना होता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। गोर किसका बना होता है, निकिल और फेरस, मतलब लोहा। अगला देखिएगा, अगला है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मेटल के से बनी होती है। तो ये बात तो आ गई, वो कौन सा, स्थल मंडल ही तो है। कौन सा स्थल मंडल, क्योंकि आपने देखा इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि ये जो पार्ट आपने पढ़ा इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, तो ये हम कहेंगे मेटल का जो क्या है आपका, लिखा ना, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी जो भूप्रपट्टी और उसके मेटल के बीच में। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा कहेंगे ये भूप्रपट्टी का है, ठीक है, ये क्या है, भूप्रपट्टी का है। और जो ये हिस्सा है इतना सा ऊपर का, ये वाला हिस्सा, वो किसका है, मेटल का है। तो ये बीच का हिस्सा क्या आपका है, स्थल मंडल, ठीक है ना। ये बीच का हिस्सा क्या है यहाँ पे, ये है स्थल मंडल। भूप्रपट्टी और
ऊपरी मेटल के बीच में क्या है, स्थल मेटल। और देखिएगा, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। देखो जब बारिश, देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कारखाने हैं या बहुत सारी कह सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसे मशीनरीज हैं जो क्या करती हैं कि वो सल्फर ऑक्साइड को बाहर निकालती हैं, ठीक है ना। उनको वायु में हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिया, वातावरण में ऐसे छोड़ दिया, वायुमंडल में छोड़ दिया। लेकिन जब कभी बारिश होती है, जब कभी बारिश होती है तो उस बारिश के साथ ये सल्फर ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और घुलने के बाद में ये कौन क्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसमें से देखिए फॉसिल ईंधन, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन, संग्रहण का क्षरण। जो फॉसिल ईंधन है ना उसके संग्रहण का क्षरण हो जाएगा, जो इससे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन का जो भी आपने संग्रहण कर रखा है, जीवाश्म ईंधन मतलब हो गया कि जैसे पेट्रोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, ये सब जीवाश्म ईंधन ही तो है, ठीक है ना। तो इनके जो संग्रहण पे क्षण का असर पड़ेगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आगे ये ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं, जो वर्षा करते हैं, जो वर्षा करते हैं। तो वर्षा कौन करेगा, वर्षा तो यही करते हैं ना, वर्षा स्त्री मेघ करते हैं, ठीक है, कपासी मेघ नहीं, वर्षा स्त्री मेघ करते हैं। निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है, नहीं है। क्षेत्र की जलवायविक परिस्थितियां, जल निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान संरचना को समझना या भूमि की ढलान। कह रहा है उसमें नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो उसमें एक नहीं होगा कि जल निकासी प्रणाली का स्रोत, ठीक है। आगे ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कह रहा है कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, प्राकृतिक है, यही तो कहने का मतलब है। कह रहा कृत्रिम नहीं है, कह रहा कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये यहाँ पे देखो कह रहा है नहीं है, ठीक है। देखो बाग तो हम ही लगाते हैं, ठीक है, बाग तो हम ही लगाते हैं, वन भी हम ही लगाते हैं, ठीक है ना। देखो वन और जंगल में थोड़ा सा अंतर है, जंगल का एरिया जो होता है वो खुद अपने आप लगा वनस्पतियां पनपती है, लेकिन वन की बात करते हैं तो वो लगाया हुआ होता है किसी के द्वारा, ठीक है। धान का खेत तो धान तो हम भैया लगाते हैं, ठीक है। एक बांध का जलाशय, एक बांध का जलाशय, अगर वो बांध क्या है, प्राकृतिक रूप से है, तो उसका पीछे जो बनी जलाशय है वो फिर कृत्रिम नहीं होगी, कैसी होगी, प्राकृतिक होगी। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे कहीं ना कहीं कहेंगे एक बांध के पीछे जलाशय, तो बांध तो हम ही बनाते हैं, उसके पीछे भी तो जलाशय बना हुआ है, तो भी तो कृत्रिम ही हुआ। लेकिन नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये भी बात इंक्लूड है कि हो सकता है कि वो जो बांध बना हो, जो प्राकृतिक बांध हो, उसके पीछे जो झील होगी तो प्राकृतिक ही तो होगी, फिर कृत्रिम कैसे होगी, ठीक है। तो वो यानी कि ये कृत्रिम और प्राकृतिक हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों तो पूर्णतः ही क्या है, ये तीनों तो पूर्णतः क्या है, कृत्रिम है। तो एक ये है जो दोनों में आता है, तो दोनों में आता है तो फिर यही वाला आपका प्राकृतिक मान लेंगे हम, ठीक है, इसको मान लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये धान की खेत की बात करते हैं ना, यहाँ सवाल बनता है कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो गैस निकलती है CH4 यानी कि मेथेन। निकलती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, पानी के रिसने की दर डैश डैश मिट्टी में सबसे कम होती है। यानी किस प्रकार की मिट्टी हो जिससे पानी कम रिसे और नीचे जाए, ऐसी कौन सी मिट्टी होगी। क्या वो माटी है, रेतीली है, बजरी है या दोमट है। देखो रेतीली है तो बहुत जल्दी नीचे जाएगी, अगर बजरी है, बजरी मतलब छोटे छोटे कह सकते हो कि पत्थर जैसे हल्के फुल्के, वो उसमें तो और भी चली जाएगी, ठीक है। दोमट या माटी, देखो यहाँ पे क्या है आपका जो माटी शब्द है ये सही है, इसमें जो रिसने की दर होती है ये क्या होती है, सबसे कम होती है, पानी के सबसे कम नीचे जाता है। यानी किसी भी चीज का निच्छालन कम होगा, जब पानी कम रिसेगा तो निच्छालन भी कम होगा। निच्छालन मतलब जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ रिस कर नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 15 हो गया। आगे देखिए अगला, भूमि और समुद्री हवा डैश डैश के कारण होती हैं। देखो जो भूमि और जो समुद्री हवा है, यानी भूमि पे जो हवा चलती है, जो समुद्री हवा होती है, ये किसके वजह से मतलब ये हवाएं चलती हैं, लगती हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया कौन सी है, तो वह है क्या, संवहन की प्रक्रिया। क्या है, संवहन की प्रक्रिया, ठीक है ना। विकिरण की बात करते हैं, विकिरण क्या है, विकिरण आप देखेंगे, विकिरण का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि जो आपकी पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है, जो हीटनेस होती है वो विकिरण के कारण तो होती है। यानी कि विकिरण में क्या होता है कि बीच का माध्यम आप प्रभावित नहीं होगा, जहां से निकलेगा और जहां पे जाएगा वो प्रभावित होगा, बीच का भाग प्रभावित नहीं होता। जैसे आप बात करें, जब सूर्य है,
तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं पृथ्वी पर आती हैं, सूर्य की किरणें जो निकलती हैं सीधे पृथ्वी पर आती हैं, तो बीच का माध्यम बिना गर्म हुए वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम लोग विकिरण। संवहन के वजह से ही जो हवाएं हैं वो आप देखेंगे तो समुद्र से पृथ्वी की ओर, मतलब स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, संवहन के कारण ही। प्रेयरीज की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो प्रेयरीज एक आपने घास का मैदान सुना होगा, प्रेयरीज एक क्या है, घास का मैदान है जो कि आपको अमेरिका में मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, जिसे उसे हम लोग कहीं ना कहीं रोटी की डलिया भी कहते हैं। क्या होते हैं, रोटी की डलिया कहते हैं प्रेयरीज घास के मैदान को, जो कि कहीं ना कहीं शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। कौन सा, प्रेयरीज घास का मैदान। तो लेकिन प्रेयरीज क्या है, एक प्रकार की जलवायु भी है, क्या है, एक प्रकार की जलवायु भी है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, स्थानीय हवा लू यहाँ चल रही है, नहीं लू तो हमारे यहाँ चलती है भाई, उत्तर भारत में चलती है। वार्षिक हवा बहुत अधिक होती है, नहीं। उत्तर दक्षिण पवन अवरोध है, नहीं। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। हाँ तो ठीक है, ये वाला सही है। आप देखेंगे ये पॉइंट आपका सही है कि क्या है, इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ये क्या, एक कॉन्टिनेंटल टाइप्स की क्या है, ये क्या है आपका क्लाइमेट है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे चलती है, उत्तरी जो आपकी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पे चलती है ये। कौन सी, तो प्रेरीज। तो आपसे आ जाएगा कि प्रेरी एक शीतोष्ण घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। और ये प्रेरी जो घास का मैदान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गेहूं की डलिया कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ताकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन खूब अच्छे खासे मात्रा में होता है। प्रेरी घास के मैदान में जो गेहूं की उत्पादन ठीक ठाक होता है, ठीक है, तो गेहूं की डलिया भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिर स्थायी मतलब लंबे समय तक प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रभावित करती है। यानी कि लिखा है कि कौन सी संस्था है जो उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, या ग्रीन पीस, या यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही है आपका इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती जो लकड़ियां होती हैं उसके लिए बनाया गया है। अब जो ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस की स्थापना भी ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1971 में। और इसका जो मुख्यालय है ना वो है कनाडा में, कनाडा के शहर ना वैंकूवर, वहां पे है। और ये जो आपका है ना WWF, जिसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, फंड। इसकी स्थापना होती है 1961 में। और मुख्यालय कहाँ पे है आपका, स्विट्जरलैंड में है, एक शहर पड़ता है वहां पे ग्लैंड, ठीक है ना, शहर कौन पड़ता है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के मुख्यालय क्या, राजधानी क्या है, बर्न, ठीक है, बर्न वहां पे है, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है। देखो जो मिट्टी है ना, सॉइल कंजर्वेशन, ये नहीं है। अंतर फसल, पलवार यानी मल्चिंग, समोच्च जुताई, या फिर अपक्षय। भाई अपक्षय कैसे हो जाएगा, वेदरिंग ये कैसे हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, वेदरिंग नहीं होगा। अंतर फसल मतलब होता है कि मतलब एक फसल को बाद एक दूसरी फसल बोई जाए, मतलब परिवर्तित करके, मतलब इस बार कम गहरी जड़ वाली बोई है तो अगली बार अधिक जड़ वाली बो दें, ज्यादा गहरी वाली बो दें, ठीक है। पलवार यानी मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि खेत जो है उसके क्या किया आपने, जैसे कि कोई फसल आपने काट लिया, तो काटने के बाद में क्या होगा, उसके ऊपर जो पलवार होता है, जो कह सकते हैं पत्तियां होती है, जो अवशिष्ट होते हैं, उसको क्या करें, बिछा दें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी का संरक्षण होगा। बारिश होगा तो मर्दा पर्दन नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं तेज हवाएं चलेंगी तो डायरेक्ट हवा मिट्टी पे नहीं लगेगी,
तो वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, समुच्च जुताई ये पहाड़ों पे होती है, समुच्च रेखी जुताई पहाड़ों पे, जो कि मृदा संरक्षण के लिए ही अपनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अपक्षय नहीं, अपक्षय का मतलब होता है भैया टूटना फूटना। ठीक है, मतलब कोई चीज उसमें टूट फूटे तो वो अपक्षय कहलाएगी। ठीक है ना, वो अपक्षय कहलाएगी। पृथ्वी के किस वायुमंडल परत में ओजोन परत पाई जाएगी? देखिए अभी इसको हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के किस मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है, तो ये सेकंड वाले में पाया जाता है। और सेकंड वाला कौन था? समताप मंडल। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये है क्या आपका समताप मंडल। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है ना, बाकी छो मंडल ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मध्यमंडल मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर। देखो मध्यमंडल में ही यहाँ पे टूटते हुए तारे दिखाई दे, टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, टूटते हुए दिखाई देते हैं, शूटिंग स्टार यहाँ पे दिखाते हो। ठीक है, ये सबसे ठंडा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सबसे ठंडा मंडल है। सबसे क्या है? ठंडा मंडल है। ठीक है, सबसे गर्म मंडल आपने पढ़ा था आयन मंडल, सबसे गर्म मंडल है। ठीक है ना, तो आपको ओजोन परत कहाँ मिलेगा? यानी ओजोन गैसों की लेयर क्या मिलेगा? ओजोन गैस आपने पढ़ा क्या? ओजोन गैस, इसका फार्मूला क्या होता है? O3, है नहीं, O3। तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉप्सन इकाई का। ठीक है, डॉप्सन इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापती है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कार्बन का ही क्या अपर रूप है, सॉरी जो ऑक्सीजन का ही क्या अपर रूप है? कौन? ओजोन गैस, कार्बन का नहीं, क्या ऑक्सीजन का अपर रूप है। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन है? ये हमारे हो गए टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है नहीं? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।